वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम वो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के चलेंगे एंड उसका रिवीजन करके चलेंगे जो हमारा पार्ट 3 थर्ड बुक का पार्ट है, सेकंड चैप्टर विच इज प्योर थ्योरेटिकल। एक बार हम उस पूरे के पूरे थ्योरी को रिवाइज करेंगे, उस पूरे के पूरे थ्योरी को समझ के चलेंगे। ओके सर। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या? लिखता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, समझना बात, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे तो उससे वो डिसीजन नहीं ले सकता अनटिल एंड अनलेस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों ना कर सके। मान लो मैं इस साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कमाता हूं 30%, मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर 35% कमाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा ना, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज हर्ट होगी कि वाई आई एम अर्निंग 30% ओनली एंड वाई माई कॉम्पिटिटर इज अर्निंग 35%। तो हम चीजों को चेक करेंगे कि भाई कहीं पे लॉस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं हो रहा है, चीजें चोरी तो नहीं हो रही है, चीजें शॉर्टेज में तो नहीं जा रही है। तो ये चीजें एनालाइज कैसे कर सके? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देने से, प्रॉफिट निकाल देने से चीजें बनती है क्या? नहीं, हमको उस प्रॉफिट को कंपेयर करना पड़ता है। अब कंपैरिजन करेंगे कैसे? सर कंपैरिजन या फिर अपने खुद के रिकॉर्ड से करो, चेक करो पिछले सालों में हमने कितना कमाया, उससे कंपेयर करो, विद इन कंपनी कंपेयर करो, या फिर किसी दूसरे कंपनी से कंपेयर करके चलो कि भैया सेम टाइप का कंपनी, कि भैया वो अगर सेम टाइप के कंपनी में इतना अर्न कर रहा है देन व्हाई आई एम अर्निंग लेस। ओके सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू मेक सम इकोनॉमिक डिसीजन। आपके बिजनेस के लिए आप एक वेल डिसीजन बना सके ताकि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ओके सर। अब ये एनालिसिस हम कर कैसे सकते हैं? देयर आर वेरियस टेक्निक्स, देयर आर वेरियस टूल्स। सबसे पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब कि सर अपना फाइनेंशियल्स अपने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल से कंपेयर कर लो। ओके सर। कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के, इट इज ऑल्सो सेम सिमिलर लाइक कंपैरेटिव, बस थोड़ा सा अप्रोच अलग है और कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। बट स्टिल आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना के चलूंगा। जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, हम क्या करते हैं अपने खुद के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल से कि भाई हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, या फिर हम खुद के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं किसी सिमिलर कंपनी के फाइनेंशियल से, सिमिलर इंडस्ट्री के फाइनेंशियल से, कि हम उनसे कितने अच्छे पोजीशन में या कितने बेकार पोजीशन में। रेशियो एनालिसिस इज आल्सो अ टूल। ये भी एक प्रकार का टूल है जिससे हम अपने फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपने रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा है तो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर सकते हो। सर आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक कर सकते हो। सर आप अपना एक्टिविटी रेशियो चेक कर सकते हो। सर आप अपना रिटर्न इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हो। सर आप वेरियस अदर एक्टिविटीज करके चेक कर सकते हो बाय रेशियो एनालिसिस। ओके सर। या फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो ये चेक करने के लिए कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया गया। ऑल दिस 4 आइटम इज पार्ट ऑफ टूल्स फॉर एनालिसिस। ये आपका टूल्स है एनालिसिस के लिए। ओके सर। अब एनालिसिस होता कैसे कैसे? टाइप्स ऑफ एनालिसिस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस, अलग एनालिसिस होते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब आप एनालिसिस करते हो किसी कंपनी का बाय एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। आपने गया गूगल गए,
गूगल में चेक किया कि भाई देखते हैं कि अभी तो अदानी जी का बहुत ज्यादा क्रेज में चल रहा है, आप देखेंगे कि सर अदानी जी का फाइनेंशियल्स आपने निकाल लिया, तो आपको जितना इन्फॉर्मेशन निकल सकता है आपने उस इन्फॉर्मेशन को निकाला, उस चीज को एनालाइज किया, तो वो तो सबके लिए अवेलेबल है ना। तो वो इसको हम इस एनालिसिस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस, जहां हम डिटेल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता और ये आउटसाइडर्स करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, और ये डिटेल रिकॉर्ड नहीं होता, कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है, आप वहां से निकाल के चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। ओके सर, इंटरनल एनालिसिस क्या है? इंटरनल एनालिसिस मतलब डिटेल्ड एनालिसिस, और ये डिटेल्ड एनालिसिस कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन। एक प्रॉपर सफिशिएंट डिसीजन बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरनल एनालिसिस करना पड़ता है, और ताकि पता चल सके कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ओके सर, नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस? जैसे कि मान लो मैंने अपना खुद का बिजनेस इस साल जितना कमाया, पिछले सालों में जाके देखा कि भाई पिछले सालों में हम कितना कमा रहे हैं, ईयर वाइज, मल्टीपल ईयर वाइज हमने एनालिसिस कर लिया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस। इसे हम मल्टीपल ईयर्स में एनालाइज करके चलते हैं, और इसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोल के चलते हैं। ओके सर, एक होता है वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम उसे हम एक साल का फाइनेंशियल्स उठाएं, उस एक साल के फाइनेंशियल्स को ही कुछ कुछ ऐसा रेशियोज, कुछ कुछ ऐसा पैरामीटर्स लगाए कि हम उस चीजों को चेक कर सके, एनालाइज कर सके। तो रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर, किसी एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, ऐसे एनालिसिस को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ऐसे एनालिसिस को क्या बोला जाता है? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो चार प्रकार के एनालिसिस हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है एक्सटर्नल एनालिसिस। व्हाट इज एक्सटर्नल एनालिसिस? इट इज डन बाय एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। डिटेल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होता है। कौन करता है ये एक्सटर्नल एनालिसिस? एक्सटर्नल्स, आउटसाइडर्स, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि रिसर्चर्स। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? सर मैनेजमेंट करती है, बाय डिटेल्ड रिपोर्ट, ताकि पता चल सके उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस कौन करता है, कैसे करते हैं कि सर वो टाइम, पूरे साल भर का, 5 साल, 6 साल, 7 साल को कंपेयर करते हुए डायनामिक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम करके चलते हैं। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है? सर एक पर्टिकुलर ईयर को उठाओ, उसी को एनालाइज करो कि भाई देखो कि भाई जीपी रेशियो क्या है, एनपी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो उसे हम वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस बोल के चलते हैं। ओके सर, आपको देखने को मिलेगा दो टाइप के कंपैरिजन। एक कंपैरिजन होता है इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब विद इन फर्म, मैं अपने एक साल का डेटा अपने पिछले साल के डेटा से मैच कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। एक होता है इंटर फर्म। इंटर फर्म मतलब मैं अपने बिजनेस का डेटा किसी दूसरे बिजनेस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के डेटा से मैच कर रहा हूं कि भाई हम कितना अच्छे ग्रोथ में हैं, हम कितना अच्छे पोजीशन में है। ओके सर, जब मैं इंट्रा फर्म करता हूं तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंट ईयर्स का डेटा को कंपेयर करता हूं, और ऐसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन को ही हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक या टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। और इंटर फर्म कंपैरिजन में हम कंपनीज के बीच में, दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक साल का डेटा दूसरे साल के मतलब दूसरे कंपनी के एक साल के डेटा से कंपेयर हो रहे हैं। ऐसे एनालिसिस को हम वर्टिकल, स्टैटिक या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोल के चलते हैं। ओके सर, प्रोसेस क्या है एनालिसिस का? बहुत आसान प्रोसेस है सर। सबसे पहले आप रीअरेंजमेंट करेंगे, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके जो रिजल्ट निकल के आएगा उस पर कमेंट डालेंगे, उस पर हम इंटरप्रिटेशन करके चलेंगे, कमेंट। ओके सर, अब
मुद्दा ये है कि सर ये सब एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, वाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स, ये एनालिसिस करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी फाइंड कर सके। अर्निंग कैपेसिटी कैसे फाइंड किया जाएगा, बाय जीपी रेशियो या बाय एनपी रेशियो या बाय एनी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आप बिजनेस के कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को लगा लें तो आपको अर्निंग कैपेसिटी पता चल के चलेगी हमारे बिजनेस की। मैनेजरियल एफिशिएंसी को पता लगा सकते हो। मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे पता लगा सकते हो, बाय यूजिंग करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो या डेब्ट इक्विटी रेशियो, कि भाई मैनेजर कितना ज्यादा एफिशिएंट है, इसके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पोजीशन क्या है, इसके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पोजीशन क्या है, ये आप पता लगा सकते हो। फॉर एनालाइजिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज, आप कंपनी का शॉर्ट टर्म पोजीशन, कैश का पोजीशन या लॉन्ग टर्म कैश के पोजीशन को पता लगा सकते हो। आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हो। इंटर फर्म मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का कंपैरिजन कर सकता है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। आप कंपैरिजन करके फोरकास्ट कर सकते हो, बजट्स बना सकते हो, आने वाले टाइम में कितना 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 इन्वेस्ट करना है उसका एक बजट रेडी कर सकते हो चीजों को एनालाइज करके। जैसे कि मान लो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 30% का है, तो मैं चीजों को फोरकास्ट करूंगा, भाई आने वाले टाइम पे भी मैं 30% कमाऊंगा। मैं चीजों को बजट करूंगा, भाई 30% कमाने के लिए 70% का खर्चा करना है, तो 70% का खर्चा किस किस एरिया में करके चलेंगे, उसको मैं क्या करूंगा, बजट करूंगा। ठीक सर। नेक्स्ट, तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्टिव्स। 5 प्रकार का ऑब्जेक्टिव है, अर्निंग कैपेसिटी पता लगाना, मैनेजरियल एफिशिएंसी पता लगाना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता लगाना, इंटर फर्म कंपैरिजन कर लेना और फोरकास्ट करना या बजट बनाना, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ये कौन कौन यूज करता है इसे। तो यूज करने वाले बहुत सारे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, बैंक्स चेक करती है कि भाई हमारी सिक्योरिटी अच्छी है कि नहीं, हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो सही है कि नहीं। हमारा क्रेडिट एनालिसिस होता है, क्रेडिट एनालिसिस मतलब चेक करते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। डेब्ट एनालिसिस करते हैं कि भाई हमारा डेब्ट कितना है, हम कितने कर्जे में डूबे हैं। डिविडेंड एनालाइज करते हैं कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को हर साल कितना डिविडेंड दे रहे हैं। और बिजनेस एनालाइज करते हैं। तो ये सारे यूज करते हैं हम फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके सर। अब कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ऐसा है कि जो जो लिमिटेशंस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा था वो लिमिटेशंस तो है ही, जैसे कि हम प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करते हैं कि भाई कोई लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, तो उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। विंडो ड्रेसिंग अगर होगा तो कहीं ना कहीं आंसर एनालिसिस का कोई पार्ट बनेगा नहीं, आपका सब चीज सही दिखेगा, बट बिकॉज ऑफ विंडो ड्रेसिंग उसका भी आंसर गलत रहेगा। कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव अप्रोच को हम इग्नोर मारते हैं, जैसे कि अगर मान लो जोमेटो लॉस में, तो हम देख के लगेगा कि यार वो तो लॉस में, बट हम उसके क्वालिटेटिव चीजों को इग्नोर मार रहे हैं कि भाई उसके पास कितने सारे क्लाइंट डेटास हैं, कितने सारे कस्टमर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसकी अकाउंटिंग थोड़ी ना होती है कि कितने कस्टमर्स हैं, तो वो क्वालिटेटिव चीजों को हम इग्नोर मार देते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस है, मतलब चीजें हिस्टोरिकली बेस्ड है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूँ डेप्रीसिएशन का, आगे वाला बंदा WDV फॉलो कर रहा है डेप्रीसिएशन का, तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा ना गड़बड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पॉलिसीज ही अलग हैं, तो हम कैसे कंपेयर कर सकें। ऊपर बोल रहे हैं कि हम इंटर इंटर बिजनेस कंपेयर करेंगे, बट ऐसे में कंपैरिजन कहीं ना कहीं गलत बताएगा, आंसर विल बी रॉन्ग। यस सर। तो ये सारी चीजें ना लिमिटेशंस है, जैसे कि 5 लिमिटेशंस हैं, ये 5 लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए। ओके सर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, बहुत सारी है, आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है कि भाई पता लगाएं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, बोनस मिलेगा। शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है कि सर डिविडेंड मिलेगा।
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है कि भाई हम इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और पैसे कमाएंगे। सप्लायर इंटरेस्टेड है कि भाई पता चले कि हमारा पैसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा इनको बेचने से। बैंकर और लेंडर इंटरेस्टेड है ताकि पता चले कि भाई इनको लोन देना ठीक है कि नहीं है। रिसर्चर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स, ये सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं फॉर एनालिसिस, फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके सर, तो पूरा का पूरा चैप्टर हमने टोटल 8 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा डेफिनेशन खेल दिया, फिर हमने टूल्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया, इंटर फर्म, इंट्रा फर्म, ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने ये देखा कि भाई इसके लिमिटेशंस क्या हैं और इसको यूज कौन कौन कर सकता है उसके बारे में हमने देखा। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूजेस क्या क्या हैं, जैसे कि डेट पता लगाना, जैसे कि क्रेडिट एनालिसिस करना, जैसे कि डिविडेंड एनालिसिस करना, जैसे कि सिक्योरिटीज एनालिसिस करना, बिजनेस एनालाइज करना, ये सब चीज़ों का यूजेस हैं, ये सब चीज़ों में काम आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यस सर, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चंस एग्जाम में फंस सकते हैं, तो हम चीज़ों को छोड़े ना, हम 100% चीज़ों को कवर करके चलें। तो इतने छोटे से वीडियो में आप चीज़ों का एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी भी रेफरेंस को प्रेफर कर सकते हैं, उसके जाके अंदर में रीड कर सकते हैं। आप 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें अगर डिवोट करते हैं, यू विल स्कोर वेल, यू विल नॉट बी बैक, आप पीछे नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ही रहेंगे सब लोगों से। ओके सर, तो हमने कोशिश किया कि हमने सारे के सारे चीज़ों को रिवाइज किया। थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया। कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही छोटे मोटे वीडियोस बनाते रहें। अगर आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये लिखें कि सर और वीडियोस ऐसे बनाओ, तो हम और वीडियोस ऐसे बनाएंगे और यूट्यूब में डालेंगे। ओके सर, तो आज के लिए इतना ही है, इतना ही एंड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर।